नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बहुमत परीक्षण से पहले ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू में पड़ी बड़ी फूट की। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के जयंत चौधरी पर करारे वार की। बात करेंगे राहुल गांधी के पीएम मोदी पर निशाने की। जानेंगे गोवा में अपनी ही सरकार से क्यों नाराज हैं विधानसभा स्पीकर। पाकिस्तान में किसकी बन रही है सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों ने यूपी सरकार को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कहा 12 फरवरी तक हमारी सभी मांगे हों पूरी, वरना फिर से करेंगे मार्च। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चौथी बार अनशन पर बैठे मनोज जरांगे। महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश लागू करने के आश्वासन पर पिछली बार 27 फरवरी को किया था अनशन खत्म। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को बताया था असली शिवसेना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का किया शिलान्यास। किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की दी सौगात। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नीतीश कुमार 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले ही जेडीयू में बड़ी टूट की खबरें सामने आने लगी हैं। नीतीश की चिंता बढ़ाने वाली खबरें पटना से लेकर बोधगया तक से आ रही हैं, क्योंकि एनडीए के विधायक गायब बताए जा रहे हैं। तो कैसे मुश्किल में दिख रही है नीतीश सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सभी सियासी दल किसी न किसी बहाने से अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया भेज दिया है। वहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। तो इधर पटना में जेडीयू कोटे से मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू के सभी विधायकों को भोज में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उससे पहले जेडीयू के करीब 10 विधायक भोज में शामिल ही नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने दावा कर दिया है कि जेडीयू के भोज में 14 विधायक नहीं पहुंचे हैं। अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी तेज कर दी है। बीजेपी के विधायक भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गए हैं। गया में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक बोधगया नहीं पहुंचे हैं। इन सभी के बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा कर दिया है कि 12 फरवरी को बहुत रोमांचक खेला होगा, जिससे ये लगने लगा है कि तेजस्वी यादव की बात कहीं ना कहीं सच साबित होने जा रही है। अब आपको बता दें कि राजनीतिक पंडित ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 10 विधायकों को भोज में नहीं देखकर नाराज हो गए। इन विधायकों में डॉक्टर संजीव, गुंजेश्वर शाह, बीमा भारती, शालिनी मिश्रा और सुदर्शन कुमार शामिल हैं। इधर विधायकों के नहीं आने से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी को सरकार टूटने का डर सताने लगा है। पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की बातें की जा रही थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के विधायक ने स्पीकर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया है। पर चौधरी ने साफ कर दिया है और फरमाया है कि वो नीतीश सरकार के सदन में बहुमत साबित करने के बाद ही पद छोड़ने के बारे में फैसला करेंगे, जिससे ये माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश में सफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार मुश्किल में हैं, उनके हाथ से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में भी हलचल मची हुई है। शनिवार को 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक हुई, तो राज्यसभा में जमकर सवाल जवाब हुए। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ और जयंत चौधरी को जमकर सुना दिया है। तो कैसे जयंत और धनखड़ आ गए हैं खड़गे के निशाने पर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। सवाल था कि आखिर सदन कैसे चल रहा है। कोई भी आए कुछ भी बोले, अगर सत्ता पक्ष के हित में है तो चलेगा, और सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है तो नियमों की किताब खुल जाएगी और उसे चुप करा दिया जाएगा। क्या सभापति जगदीप धनखड़ बोलने की इजाजत तभी देंगे जब बात सरकार के समर्थन में होगी? कांग्रेस का नेता या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसे नियम और कानून बताए जाएंगे। खड़गे के तेवरों को देखकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी नियमों को भूल गए। अब तक नियमों के अनुसार सदन चलाने की बात करने वाले जगदीप धनखड़ पूर्व पीएम चरण सिंह के अपमान की बात करने लगे, तो वहीं खड़गे ने भी जगदीप धनखड़ के सारे सवालों का जवाब डट कर दिया। इसी के साथ खड़गे ने जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा। जयंत जब बोलने को खड़े हुए तो खड़गे ने सवाल किया कि आखिर जयंत चौधरी को किस नियम के आधार पर सदन में बोलने की इजाजत दी गई। अगर जयंत को बोलने की इजाजत दी गई है तो विपक्ष को भी मिलना चाहिए। खड़गे और धनखड़ के बीच इस मामले को लेकर जमकर विवाद भी हुआ, लेकिन धनखड़ खड़गे के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए।
बीजेपी के तमाम नेता जो खड़गे के बोलने पर टोका टाकी करते हैं, वो भी शांत होकर खड़गे को सुनते रहे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि विपक्ष के नेता के आरोपों का क्या जवाब दिया जाए। खड़गे ने धनखड़ से नियम पूछे। सवाल ये भी किया गया कि अगर छूट जयंत चौधरी को दी जा सकती है तो विपक्ष के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं? वैसे छूट हर उस व्यक्ति को मिलती है जो सरकार के साथ होता है। विरोधी के हिस्से तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई ही आती है। हाल में ही प्रगति मैदान के टनल के घटिया निर्माण को लेकर खबरें आई थी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, इसीलिए सरकार की तरफ से भी चुप्पी साध ली गई है। लेकिन राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या किए हैं सवाल राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 19 जून 2022 को पीएम मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 777 करोड़ रुपए में बनाई गई 1.3 किलोमीटर लंबी टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था। ये टनल भैरव मार्ग, रिंग रोड और मथुरा रोड से आने जाने वालों को राहत पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। टनल तैयार हुई तो पीएम मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पीएम के दावों की पोल इस टनल ने खोल दी है। टनल में कई जगहों पर पानी का रिसाव हो रहा है। कंक्रीट की सतह के नीचे भारी मात्रा में जमीन से पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से भारी जलभराव की समस्या हो जाती है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश में भ्रष्टाचारियों का अमृत काल चल रहा है। 777 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं, लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 17 जनवरी को LGV सक्सेना ने भी इस टनल के निरीक्षण के दौरान इसकी हालत देख नाराजगी जताई थी। इसके बाद टनल बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टर्बो को नोटिस जारी किया गया है। राहुल के सवालों का जवाब फिर नहीं मिलेगा। वैसे सवालों में मोदी सरकार ही नहीं बल्कि गोवा की बीजेपी सरकार भी घिरी हुई है। विधानसभा स्पीकर ही सरकार और बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने गोवा के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अब एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। गोवा में भाजपा सरकार पर संकट छा रहा है। मंत्रियों की मनमानी को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाल ही में भाजपा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश वेलिप ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उन पर आरोप लगाए थे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाड़कर ने कथित तौर पर पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश वेलिप को तलब किया है। दरअसल फरवरी की शुरुआती सप्ताह में बीजेपी विधायक और गोवा के विधानसभा स्पीकर रमेश तवाड़कर ने राज्य के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े पर विशेष अनुदान के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले में सियासत तेज हो गई और भाजपा मंत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले बढ़ते गए। इसी सिलसिले में भाजपा विधायक प्रकाश वेलिप ने तवाड़कर के खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन पर आरोप लगाए। मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा कि कल जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो पूर्व मंत्री प्रकाश वेलिप ने मेरे खिलाफ निराधार आरोप लगाए। ये आरोप मेरे पद और सदन का अपमान है, इसलिए वेलिप को बुलाया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही तवाड़कर ने यह भी कहा कि आरोप लगाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन सभी आरोपों में तथ्य होने चाहिए। निराधार आरोप लगाकर सदन के अपमान का कारण नहीं बनना चाहिए। स्पीकर ने वेलिप को मौजूदा सत्र के आखिरी दिन शनिवार दोपहर को बुलाया है ताकि उनके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके। एक साथ 2 भाजपा मंत्रियों पर कार्रवाई को देख ये साफ कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार में अपने ही मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमजोर हो रही है बीजेपी की सरकार। विधानसभा अध्यक्ष के तेवरों से बीजेपी की सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, तो मुश्किल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। मोहन यादव की सरकार में वो पहले ही किनारे लगा दिए गए और अब उनकी सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को सामने लाया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर निशाने पर हैं। इस बार शिवराज कैग के रिपोर्ट के चलते मुश्किल में नजर आ रहे हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में शिवराज सरकार के समय हुए कथित घोटालों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कैग ने वित्तीय वर्ष मार्च 2021 तक मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई विभागों के विकास कार्यों में बड़ी अनियमितता सामने आई है। पर्यावरण संबंधी कार्यों से लेकर मध्य प्रदेश PWD विभाग, ऊर्जा और उद्योग विभाग में हुए कामों में अनियमितता पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कोयले के उत्पादन से
और रॉयल्टी वसूली में कमी की है और ऐसे बहुत से फैसले लेने में गलती की है, जिसकी वजह से सरकार को 1400 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता से लेकर ठेकेदारों के भुगतान तक पर सवाल उठाए गए हैं और लोक निर्माण विभाग के सामने पेश किए गए कागजों के साथ छेड़छाड़ समेत कैंपा निधि में गलत रिपोर्ट पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। तो वहीं वन विभाग में भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। PHI डिपार्टमेंट में भी फर्जी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ठेकेदारों को अवैध ढंग से फायदा पहुंचाने का भी मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021 पर आधारित है और उस वक्त मध्य प्रदेश में शिवराज की भाजपा सरकार थी, इसीलिए इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान आरोपों में घिर गए हैं। हालांकि ये रिपोर्ट मार्च 2023 में ही पेश की जा चुकी है, लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से इसे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हाई कमान की साजिश बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि कुछ वक्त से शिवराज सिंह चौहान की हाई कमान से नाराजगी के किस्से सामने आ रहे थे, जिसके बाद पार्टी से उन्हें साइड लाइन करने की भी खबरें सामने आईं। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बावजूद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया और उसके बाद पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी वाला पद भी नहीं दिया गया है। बीजेपी सरकार में घोटालों की पोल कैग ने खोल दी है। कैग रिपोर्ट पर लोकसभा चुनाव से पहले हंगामा मच गया है, तो दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चुनाव के बाद हंगामा मचा हुआ है। सरकार बनाने में पेच फंस गया है क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान के चुनाव के बाद, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आम चुनाव के पूरे 48 घंटे बाद भी पूरे चुनाव परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। 265 में से 255 सीटों पर ही परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें से इमरान खान के समर्थक 100 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। तो PMLN को 73 और PPP को 54 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव परिणामों के बीच नवाज शरीफ और आसिल अली जरदारी के बीच बातचीत हुई है और गठबंधन सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। अब तक ये दोनों पार्टियां 127 सीटें जीत चुकी हैं और आसानी से बहुमत साबित करने की स्थिति में है, जिसके बाद साफ हो गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी PTI ने ऐलान किया है कि वो सरकार गठन का दावा करेंगे। PTI के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पार्टी की तरफ से 170 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इमरान खान पाकिस्तान के अगले PM होंगे। PTI के अध्यक्ष गौहर खान ने दावा किया है कि पार्टी के पास नेशनल असेंबली में बहुमत है। इनमें से 100 सीटें इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के पास है। इसे चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है। गौहर खान ने कहा है कि इमरान के समर्थन वाले सभी उम्मीदवार एक पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये पार्टी कौन सी होगी ये हम तय करेंगे। दरअसल पाकिस्तान की संसद में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं पहुंच सकता। चुनाव जीतने के बाद उसे 1 महीने के अंदर किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ता है और जल्दी ही PTI की ओर से ये साफ हो जाएगा। इस बीच PTI ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने का ऐलान कर दिया है। PTI ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी धांधली कर चुनाव जिताने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में बनने वाली सरकार पर भारत की भी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिम की बड़ी सीमा लगी हुई है, जहां हमेशा मुश्किलें बनी रहती हैं। तो दूसरी तरफ पूरब में भी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, जहां म्यांमार से भारत का बॉर्डर मिलता है और केंद्र सरकार ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद NDA में बगावत हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के 4 राज्यों से लगी म्यांमार सीमा सील करने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर पहाड़ और घाटी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। घाटी के लोग खुश हैं, वहीं पहाड़ के लोग विरोध में हैं। यहाँ तक कि मिजोरम और नागालैंड के CM भी विरोध में उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों ही राज्यों में NDA की सरकार है। नागालैंड की सरकार में तो BJP के मंत्री भी हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अगर मोदी सरकार ने फैसला नहीं बदला तो पूर्वोत्तर में NDA में बड़ी टूट हो जाएगी। केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा का कहना है कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले मिजो, जो चीन समुदाय को क्षेत्र में आने जाने से नहीं रोका जा सकता, वे अंग्रेजों के समय एक तरफा तरीके से निर्धारित की गई सीमाओं को नहीं मानते। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी कहा है कि जहां तक नागालैंड का सवाल है तो सीमा के दोनों तरफ नगा रहते हैं। केंद्र को फैसले पर अमल करने से पहले एक सर्वमान्य फॉर्मूला बनाना चाहिए। इस फैसले पर नगा छात्र संगठन NSF ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और म्यांमार सीमा के दोनों तरफ नगा लोगों का स्वतंत्र नागरिक की तरह रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है। NSF ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से गंभीर संकट पैदा होंगे। मिजोरम में तमाम संगठन भी इस फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर के सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों के
मुताबिक सीमा बंदी से मानवीय संकट खड़ा होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने की घोषणा की थी। इसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का आना जाना बंद हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। किसान निधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि मौजूदा बीजेपी सरकार के दोबारा से पावर में आने की वकालत करते हैं। उसके बावजूद भी गृह मंत्री ने आज कहा कि वो सीए को लागू करेंगे चुनाव से पहले ही। तो क्या जो अभी तक के उन्होंने योजनाएं लागू की थी वो क्या उनके जीतने की गारंटी नहीं है? जैसे कि पीएम कहते हैं, हर बात में मोदी की गारंटी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।